मॉर्निंग। आज मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। अब मैं आपको इसमें कंपन रमन स्पेक्ट्रा के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो हार्मोनिक दोलक के लिए या सरल आवृत्ति दोलक के लिए हमने पढ़ा था, ऊर्जा का मान जो है, यानी विभिन्न ऊर्जा स्तर के मान को हम किसके आधार पर, किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो इस सूत्र के आधार पर निकाल सकते हैं। यह सरल आवृत्ति दोलक के लिए ऊर्जा का मान, और ये यहाँ पर हमने लिखा है ये वेव नंबर के रूप में, यानी एप्सिलॉन और बार हमने कर दिया न्यू प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स। और न्यू का मान कितना हो जाता है यहाँ पर 0 1 2 3, ये यहाँ पर हम मान रखते हैं 0 1 2 3 डैश डैश। और यहाँ चयन नियम होता है डेल्टा न्यू बराबर प्लस माइनस 1, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर हम अहार्मोनिक दोलक के लिए लेते हैं, यानी जैसे हार्मोनिक में तो हम मानते हैं उसको सरल आवृत्ति दोलक के समान, यानी स्प्रिंग की तरह कंपन मानते हैं उसमें, तो लेकिन यहाँ अहार्मोनिक में हम उसको स्प्रिंग की तरह कंपन नहीं मानते। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि एक स्थिति पर आकर वो बॉन्ड टूट जाते हैं जब वाइब्रेशन करते हैं। उसके लिए जो ऊर्जा का मान है वो तरंग संख्या के रूप में हमने इस सूत्र के द्वारा लिखा है। सेम इसी तरह का ही फॉर्मूला है ये, न्यू प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन बार, ऐसे यहाँ पर भी ये इसी तरह से लिखा है, या इस प्रकार से हमने इसको समझा है। जैसे हम अगर हम मान लो ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में लेते हैं, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में एक होता है रिजिड रोटेटर, एक होता है नॉन रिजिड रोटेटर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो गया हमारे पास, जिसको हम वहाँ पर हम बता चुके हैं। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ हो गया एक हार्मोनिक ऑसिलेटर और एक यह अहार्मोनिक दोलक, या हम उसको बोलेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने बताया। अब ये वही न्यू बराबर 0 1 2 इस प्रकार से। अब चयन नियम हमें पता ही है, चयन नियम जो है इसके लिए ये होता है, हार्मोनिक दोलक के लिए चयन नियम होता है डेल्टा न्यू बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, जैसे इसके लिए चयन नियम ये था। लेकिन अब अगर हम मान लो रमन की बात कर रहे हैं, यानी कंपन रमन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो कंपन रमन स्पेक्ट्रा में चयन नियम क्या हो जाएगा, आपकी बार ये हो जाएगा डेल्टा न्यू बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो जो 0 होगा वो तो किससे संबंधित होगा, रेले प्रकीर्णन से संबंधित होगा, और बाकी जो होंगे वो किससे संबंधित होंगे, स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन से संबंधित। अब जैसे हमने कहा, मान लो ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने अभी पिछले में लिया था घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा में। तो ये रहा, हमने यहाँ लिया है ये स्पेक्ट्रल लाइन, ये हमने दिखाया स्पेक्ट्रल लाइन की तरंग संख्या हमने इसमें बता दी, और ये एक्साइटेशन बताया, यानी जिससे हमने मॉलिक्यूल को एक्साइट करा वही हमें प्राप्त हो गई, यानी कि हमने उसको कौन सा कोलिजन माना, हमने माना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने पर जिस आवृत्ति से या जिस तरंग संख्या से, जिस तरंग संख्या को हमने अणु के ऊपर आपतित किया है, इंसिडेंट करा है, और जिससे एक्साइट हो रहा है, और वह और जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है या तरंग संख्या है वो बिल्कुल बराबर है। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, स्कैटर्ड जो हम बात करते थे, यानी स्कैटर्ड की बात करी और इंसिडेंट की बात करी, वो सेम है, और उसको हमने एक्साइटेशन ऐसे करके दिखा दिया। अब ये तो हो गया रेले। अब इसमें अगर प्लस माइनस हम जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस हम कर रहे हैं, तो प्लस का मतलब इसमें हो जाता है एंटी स्टॉक लाइन, और माइनस का मतलब होता है स्टॉक लाइन। सेम जैसे हमने अभी बताया था आपको घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा में, तो प्लस और माइनस को इस प्रकार से दिखाया। अब ये यहाँ पर चूंकि वहाँ जो हमने पिछले में लिया था वो वहाँ पर तो एक ही था, डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस 2 था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेल्टा न्यू बराबर है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह से। तो हम केवल स्टार्टिंग वाला लेंगे, यानी 0 से 1 वाला। ऐसे 0 से 2 भी हो सकता है, 0 से 1 से 2 भी हो सकता है। तो जो 0 से 1 यानी ये हम ले रहे हैं, और 0 से 2 का मतलब यानी ये वाला हो गया, और 1 से 2 यानी हम वापस ये ले रहे हैं। तो इस स्थिति में जो अगर हम वैल्यू निकालते हैं, यही रखकर यहाँ पर, यानी हम क्या करेंगे, अगर मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है इसका, ये अंतर निकालना, यानी हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये इस प्रकार से स्पेक्ट्रल लाइन हमें उतने भी प्राप्त होगी जितने पर उसका एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन होता है। तो अगर मान लो मेरे को ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, ये यहाँ पर न्यू बराबर 1 रखा, और यहाँ न्यू बराबर हमने रखा 0।
तो इस प्रकार से होगा। ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0 से एक तरह से 1 की ओर। ये स्पेक्ट्रल लाइन हो गई 0 से 1 की ओर। तो हम उसको कैसे निकालेंगे कि पहले इसमें 1 वाला रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में 1 वाला रखेंगे, माइनस इस वाले में 0 का रखेंगे। तो इस प्रकार से हम उसको आगे करेंगे। तो ये जो इस स्थिति में प्राप्त होता है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा। और अगर 0 से 2 कर रहे हैं तो उसको ओवरटोन कहेंगे, और अगर 1 से 2 कर रहे हैं तो उसको हॉट टोन कहेंगे। तो ये अभी पहली स्थिति है। तो इस प्रकार से हम यहाँ हमें कंपन रमन स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाते हैं, जो स्टॉक एंटी स्टॉक लाइन के रूप में तथा रेले प्रकीर्णन के रूप में हमें प्राप्त होंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यदि किसी अणु में समित केंद्र उपस्थित है तो रमन सक्रिय कंपन आईआर असक्रिय होंगे, एवं वाइस वर्सा, यानी उसका विपरीत भी। यानी कि अगर रमन असक्रिय तो वो कंपन क्या होंगे? आईआर सक्रिय हो जाएंगे। तो लेकिन उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि अणु में सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित होनी चाहिए, यानी सममिति केंद्र उपस्थित होना चाहिए। तो ये CO2 हमने लिया है यहाँ पर, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने CO2 में। अब CO2 में क्या होता है? न्यू1, न्यू2, न्यू3, 3 तरह के हमने कंपन दिखाया, सम्मित तनन कंपन, बंकन कंपन और असम्मित तनन कंपन। अब ये जो इसका जो आईआर क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ डाइपोल में परिवर्तन नहीं होता सम्मित तनन में। सम्मित तनन में कैसे कि अगर मान लो मैं CO2 लेता हूँ इस तरह से, ये CO2, तो ये अब मान लो मैंने इसमें दिखाया, ये इसकी संकुचन की अवस्था दिखाई, और ये मान लो मैंने इसकी विस्तार की अवस्था दिखाई। तो हम देख रहे हैं इसमें सॉरी, तो इसमें डाइपोल में परिवर्तन नहीं हो रहा, हर स्थिति में यही रहेगा, चाहे बंध का विस्तार हो, चाहे बंध नॉर्मल स्थिति पर हो और चाहे बंध का संकुचन हो। तो विस्तार चाहे नॉर्मल स्थिति चाहे संकुचन में डाइपोल मूवमेंट में परिवर्तन नहीं हो रहा, अतः सम्मित त्वरण कंपन जो होगा वो आईआर असक्रिय होगा। जबकि अगर मान लो हम असम्मित लेते तो एक बंध छोटा और एक बढ़ गया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? डाइपोल में परिवर्तन हो जाएगा और ये असम्मित त्वरण क्या होगा? सक्रिय होगा। इसी प्रकार बंकन भी इसका क्या होता है? अगर CO2 में हम देखते हैं तो बंकन भी क्या होगा? वो आईआर सक्रिय होगा। जबकि रमन में क्या होता है कि ये वाला होता है पहली कंडीशन में सक्रिय होता है, और बाकी असक्रिय और असक्रिय इस तरह से होते हैं। तो अगर ये असक्रिय, ये सक्रिय, ये सक्रिय यानी एक्टिव है तो ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है तो ये इनएक्टिव है। तो इस प्रकार रमन सक्रिय कंपन है वो आईआर असक्रिय है, या हम यूं कह सकते हैं आईआर सक्रिय जो कंपन है वो रमन असक्रिय है। तो इसलिए अब इसमें अणु में क्या होगा? हमें पता लग जाएगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, अतः CO2 की संरचना इस प्रकार की होगी, ना कि ऐसी ना ही ऐसी, क्योंकि इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अणु में सममिति केंद्र उपस्थित है अथवा नहीं। अब मान लो मैंने कहा कि अगर नहीं है तो इस नियम का पालन भी नहीं होगा। तो जैसे मैंने N2O लिया, अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये सक्रिय, ये भी सक्रिय, यहाँ सक्रिय, ये इसमें कुछ नहीं बताया, ये सक्रिय, ये असक्रिय। यहाँ तो दोनों डिफरेंट है लेकिन यहाँ दोनों ही सक्रिय। तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री सेंटर उपस्थित नहीं है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब इसकी संरचना ऐसी नहीं होकर बल्कि इस प्रकार से होगी, क्योंकि इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है, जैसे CO2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है। अब इसमें नेक्स्ट हम लेते हैं आईआर और रमन स्पेक्ट्रम की तुलना करते हैं। आईआर और रमन स्पेक्ट्रम की तुलना, तो सबसे पहले इनकी समानता हम देखते हैं कि दोनों ही आईआर क्षेत्र में प्रदर्शित होते हैं, यानी EMR के आईआर क्षेत्र में। और EMR आईआर का तो हमें रीजन पता है 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो रमन का रीजन क्या होता है? यही 100 से यानी 100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक तरह से यही क्षेत्र इन दोनों का एक तरह से कॉमन क्षेत्र होता है। अब अंतर में अगर हम देखें तो रमन में हम कहते हैं कि यहाँ हम देख रहे थे रेडिएशन का क्या होती है? स्कैटरिंग होती है, यानी प्रकीर्णन होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। दूसरा हम कहते हैं कि यहाँ पर अणु में ध्रुवणता आवश्यक है, यानी चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी वाइब्रेशन, अगर रमन एक्टिव है या रोटेशन रमन एक्टिव है, तो उसमें चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए रमन एक्टिव होने के लिए। लेकिन आईआर एक्टिव होने के लिए डाइपोल मूवमेंट में परिवर्तन होना चाहिए, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो अथवा डाइपोल में परिवर्तन हो, यानी डाइपोल चेंज होना चाहिए। तो जो भी हमने एग्जाम्पल भी लिया था, रमन लाइन की जो तीव्रता है, यानी रमन जो स्पेक्ट्रम की जो हमें लाइन जो
रमन स्पेक्ट्रम में जो रमन लाइंस हमें प्राप्त होती है, स्टॉक एंटी स्टॉक, तो उनमें हम कहते हैं कि वो जो उसकी तीव्रता कम होती है, हमें सांद्र विलयन उपयोग में लेना चाहिए, जबकि यहाँ पर तनु विलयन का भी उपयोग किया जा सकता है। अब चूंकि हमने कहा जल है, जल को यहाँ विलायक के रूप में, IR में विलायक के रूप में उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें डाइपोल मूवमेंट उपस्थित होता है और वो खुद अपने एक पीक दे देगा IR क्षेत्र में। तो जिससे अगर मान लो हमने कोई ऐसा ग्रुप लिया जिसमें OH ग्रुप पहले से उपस्थित है, जैसे एल्कोहल लिया या फिनॉल लिया, तो ऐसे में हम उन पीक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जल को यहाँ तो उपयोग में नहीं ले सकते, जबकि यहाँ पर हम इसको जल को विलायक के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। ये लेस सेंसिटिव होता है रमन स्पेक्ट्रम, जबकि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम होता है वो अधिक सेंसिटिव होता है। यहाँ जो ऑप्टिकल सिस्टम लिए जाते हैं वो कांच या क्वार्ट्ज के लिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है वो CaF2 या NaBr जैसे क्रिस्टल के बने होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।